everyone, welcome once again in this process dynamic and control course। ये है लेसन नंबर 38 इस कोर्स का और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ओके गाइस, तो कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि यहाँ पर वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ किसी वीडियो में बेसिकली वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेडफोन यूज कीजिए। और आपको पता है इस लॉकडाउन में अभी मेरे पास और कोई अनदर ऑप्शन नहीं है जिससे कि मैं इस चीज को रिड्यूस कर सकूं। ओके गाइस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अब मैं इसका सॉल्यूशन ये कि आपको हेडफोन यूज करना चाहिए, थोड़ा सा बेटर क्लियरिटी से आपको आवाज मिलेगा। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 130 इस कोर्स का। गेट 2015 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैंने इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है। कंसीडर a control system with a open loop transfer function by, so यहाँ पर open loop transfer function given है हमें kc into e power minus 0.3 into s upon 1.5 into s plus 1 in the above function the prefactor of s is in minute, means s का prefactor जो है वो मिनट में given है tau, and the kc is the gain of proportional controller. The frequency of the phase gain, the frequency of the phase margin of 30 degree is 40.04, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें रेडियन पर मिनट। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ए गेन मार्जिन, यहाँ पर हमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ए गेन मार्जिन ऑफ 1.7। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें फेस मार्जिन भी गिवन है, फेस मार्जिन इज इक्वल टू 30 एंड हमें गेन मार्जिन भी गिवन है, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1.7। दोनों वैल्यू देखिए हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने बताई थी आपको वो यहाँ पर गिवन है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ए गेन मार्जिन, मींस फेस मार्जिन का यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं होने वाला, बिकॉज क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि हमें गेन मार्जिन के लिए केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में बताया था आपको कि जब फेस मार्जिन और गेन मार्जिन दोनों गिवन है तो उसमें से वही पैरामीटर हम यूज करेंगे जिसके लिए हमें एग्जैक्टली जो पैरामीटर है वो हमें कैलकुलेट करना है, अननोन वेरिएबल। क्लियर है? सो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है पर केसी एट गेन मार्जिन 1.7। सो हमें यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है kc इंटू ई पावर माइनस 0.3 इंटू एस अपॉन 1.5 इंटू एस प्लस 1, ये ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है। तो यहां से मैं एम्पलीट्यूड रेशियो लिख सकता हूं, देखिए kc अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट में आएगा ये 1 प्लस 1.5, ये टाउ हो गया इंटू ओमेगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 क्यों लिखा मैंने, ये 1 लिखा है यहाँ पर डेट टाइम जो सिस्टम है इसके लिए हमें पता है कि एम्पलीट्यूड रेशियो 1 होता है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं डायरेक्टली वापस लिख रहा हूं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू केसी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.5 इंटू ओमेगा 1.5 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, टाउ यहाँ पर 1.5 था। ओके, 1.5 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ अब हमें पता है गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं गेन मार्जिन गिवन है हमें 1.7, तो एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 8 क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 1.7। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू केसी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1.5 इंटू ओमेगा इंटू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 को भी छोड़ सकते हैं हम, इक्वल टू 1 अपॉन 1.7। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ये एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है ये 1 अपॉन गेन मार्जिन। तो अब हम यहाँ पर गेन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए देखिए गेन मार्जिन की हम बात कर रहे हैं, तो गेन मार्जिन के लिए हम यूज करते हैं phi इज इक्वल टू माइनस 180। तो फेस शिफ्ट लिख सकता हूँ इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए, गिवन ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो फेस शिफ्ट हो जाएगा phi इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस 1.5 इंटू ओमेगा प्लस होता है ये phi 2, अगर हम बात करें डेट टाइम सिस्टम के लिए तो वो होता है टाउ डी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए टाउ डी हमें गिवन है 0.3, तो ये हो जाएगा माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया, सो 0.3 इंटू ओमेगा। अभी इस ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई से, बिकॉज यहाँ पर हमें इस रेडियन को हमने इसमें डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो फाई इक्वल टू पुट कर देता हूं मैं माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस 1.5। अब ये जो ओमेगा है ये क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.3 इंटू ओमेगा इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। क्लियर है? ये अब यहाँ पर कंप्लीट मेरा इक्वेशन होगा, यहाँ भी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड अगेन यूज करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सर गेट एग्जाम में हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आया तो हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन आप देखिए इतना इजी प्रॉब्लम होगा कि इजी मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट है आपका, आप उसमें एक या दो वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन से जो इनिशियली जो प्रॉब्लम रहती थी उस टाइम पूछी जाती थी, उस टाइम पे केएलसी अलाउ होता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन कैलकुलेटर, तो उसके बाद भी आप देखिए गेट 2015
यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको थोड़ी तो प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी हीट एंड ट्रायल मेथड की। तो इसमें आप ओमेगा की पर्टिकुलर कोई वैल्यू पुट करोगे और उससे आप एग्जैक्टली हीट एंड ट्रायल मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड से आप एक्यूरेट वैल्यू के बहुत क्लोज अगर जाओगे तो आपको मिलेगी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5.65 रेडियन पर मिनट। अभी आपको 5.60 मिल रहा है, 5.7 मिल रहा है, तो इतना आंसर एक्सेप्ट, क्योंकि आंसर जो आएगा ना उसमें आपको राउंड ऑफ करना होगा 1 डेसिमल प्लेस तक। तो मैं आपको एग्जैक्टली जब आंसर आएगा तो बताऊंगा कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो जो मतलब कि उसमें रेंज इस तरीके से गिवन रहती है एक्चुअली एग्जाम में कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड में अगर कुछ और वैल्यू भी आप लेते हो इसके अप्रोक्स में आगे पीछे जो भी वैल्यू आती है तो उसके अकॉर्डिंग जितना आंसर आता है उतनी रेंज वो आपको गेट एग्जाम में देते हैं। यहां तक हो गया क्लियर है ना। अब ये जो वाली इक्वेशन है इसमें मैं पुट कर सकता हूँ केसी मुझे अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है, केसी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1.5 इंटू 5.65 मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1.7। तो यहाँ से आप जब सोल्व करोगे तो आपको केसी इक्वल टू मिलेगा 5.0198। अब इसको हमें यहाँ पर देखिए राउंड ऑफ करना है अप टू द 1 डेसिमल प्लेस। तो आप जब राउंड ऑफ करोगे तो आपको आंसर जो है वो 5 मिलने वाला है। ये 0.0 यहाँ से 0.01 की जगह आपको 0.0234 कितना भी मिल रहा है तो उस केस में आपका अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 5.0, तो आपका करेक्ट आंसर आप 5 यहाँ पर पुट करोगे तो करेक्ट होगा वो आंसर। अब यहाँ पर रेंज कुछ इस तरीके से गिवन रहती है लाइक 4.8 टू 5.2 तक आपको रेंज दे दी, तो सफिशिएंट रेंज होती है, इसलिए आपको इस चीज की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरा आंसर जो है वो गलत हो सकता है अगर मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड से एक्यूरेट आंसर और फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट नहीं की तो इस तरीके की आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सफिशिएंट आपको रेंज मिलती है गेट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है ये प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल का। फॉर द ब्लॉक डायग्राम देखिए यहाँ पर गिवन है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर अब ये ट्रांसफर फंक्शन देख के आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा पीआई कंट्रोलर गिवन है केसी इंटू 1 अपॉन टाउ वाई इंटू एस प्लस 1। और इसके बाद में देखिए प्रोसेस के लिए यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम प्रोसेस यहाँ पर है केपी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। देन मेजरिंग एलिमेंट के लिए यहाँ पर गिवन है देखिए ट्रांसफर फंक्शन km अपॉन इंटू टाउ एम इंटू एस प्लस 1। नाउ अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो मैंने आपको बताया था जब राव थ्योरी हमने पढ़ा था, राव थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक लॉ जब हमने पढ़ा था तो उस केस में हमने क्या किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना सीखा था। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उसके लिए हमें जी ओपन लूप ये कैलकुलेट करना है और उसमें 1 प्लस जी ओपन लूप लिख देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन रह गया था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कवर कर लिया, इंक्लूड किया है। गेट 2004 का ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है तो ऑप्शन हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में गिवन जो ब्लॉक डायग्राम है उससे मैं लिख सकता हूं और जी ओपन लूप। तो जी ओपन लूप क्या होता है देखिए पाई फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाई पाई फॉरवर्ड में आपका आ जाता है यहाँ पर देखिए जो भी इस ब्लॉक डायग्राम के यहाँ पर हो देखिए ये आपका पीआई जो कंट्रोलर है उसका ट्रांसफर फंक्शन, देन प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन, देन मेजरिंग एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन, ये आ जाता है जी ओपन लूप में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी ओपन लूप। तो जी ओपन लूप हो जाएगा केसी इंटू 1 अपॉन टाउ वाई इंटू एस प्लस 1, ये हो गया मेरा कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन। देन प्रोसेस के लिए केपी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस मल्टीप्लाई बाय मेजरिंग एलिमेंट के लिए जो गिवन है ट्रांसफर फंक्शन के एम अपॉन टाउ एम इंटू एस प्लस 1, ये हो गया। Now, अब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लिखे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा देखिए 1 प्लस जी ओपन लूप, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं केसी इंटू एलसीएम लेके देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस टाउ वाई इंटू एस इंटू के पी इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस इंटू के एम। डिनोमिनेटर में देखिए आप यहाँ पर कंप्लीट 3 टाइम आएगी टाउ वाई इंटू एस देन टाउ पी इंटू एस प्लस 1 देन टाउ एम इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी टाउ वाई इंटू एस इंटू टाउ पी इंटू एस प्लस 1 इंटू टाउ एम इंटू एस प्लस 1 प्लस ऑफ के सी इंटू के पी इंटू के एम, ये टाइम मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पर के सी इंटू के पी इंटू के एम मल्टीप्लाई बाय टाउ वाई इंटू एस प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस, टाउ डी इंटू एस इक्वल टू 0। अब ये ट्रांसफर फंक्शन देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन सी। जब आप देखोगे टाउ वाई इंटू एस इंटू टाउ एम इंटू एस प्लस 1 इंटू टाउ पी इंटू एस प्लस 1 इंटू के सी इंटू के एम इंटू के पी इंटू टाउ वाई इंटू एस प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है वो 1 मार्क्स में आपको इजीली पूछा जाता है, नॉर्मली है जो। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 132 इस कोर्स का गेट 2006 की ये प्रॉब्लम है। फॉर द सिस्टम शॉन G1, तो यहाँ पर देखिए हमें दो ट्रांसफर फंक्शन गिवन, जो प्रोसेस गिवन है इसका ट्रांसफर फंक्शन G1 है प्रोसेस 1 का, देन प्रोसेस 2 है उसका ट्रांसफर फंक्शन G2 गिवन है। तो ये जो प्रोसेस है दोनों ये सीरीज में, यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस को हमने सीरीज में यहाँ पर अटैच कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो इसका आउटपुट जो मिल रहा है वो y है, इसका आउटपुट जो मिल रहा है z है। क्लियर है? नाउ अब हमें पूछा गया है, यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है τ2 इज इक्वल टू 2 इंटू τ1। यहाँ पर जो इस प्रोसेस 1 के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो देखिए इसका हाफ है, या बोल सकते हैं कि जो τ2 है वो डबल है τ1 का। Now, when the system is excited by the sinusoidal, when the system is, यहाँ पर देखिए sinusoidal input given है, so sinusoidal input के लिए हम लिख सकते हैं x of t is equal to sin omega t. The intermediate response, यहाँ पर जो y है बेसिकली वो intermediate response है, and z जो है वो final response है. The intermediate response y is given by y equal to a into sin of omega t plus phi. तो ये इतना रिलेशन हमें गिवन है। अब देखिए इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है इफ द रेस्पॉन्स ऑफ y लेग बिहाइंड द इनपुट x, इफ द रेस्पॉन्स ऑफ y लेग्स बिहाइंड द इनपुट बाय 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन है एक तरीके से, अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इनपुट। देखिए सबसे पहले तो क्या है इनपुट, यहाँ पर हो गया x ऑफ t इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और इंटरमीडिएट रेस्पॉन्स हमें गिवन है y ऑफ t इक्वल होगा a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। ये हमें गिवन है इंटरमीडिएट रेस्पॉन्स ना। उसके बाद हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर फंक्शन है G1 वो हमें गिवन है 1 अपॉन τ1 इंटू s प्लस 1। सो ट्रांसफर फंक्शन G1 है वो हम लिख सकते हैं फर्स्ट। इसके लिए देखिए ये आउटपुट हो गया y एंड ये इनपुट हो गया xt, इसको y ऑफ t लिख सकते हो आप। तो यहां से मुझे ट्रांसफर फंक्शन मिल गया y ऑफ, अगर उसका जो हम y ऑफ t अपॉन x ऑफ s लिखते हैं उसका बेसिकली लाप्लास होता है ट्रांसफर फंक्शन। सो g1 ऑफ s इक्वल टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हमें गिवन है और ये ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू यहाँ पर हमें गिवन है τ1 इंटू s प्लस 1। इसके साथ ही हमें गिवन है जो मैंने पहली लाइन यहाँ पर रेट की थी, इफ द रेस्पॉन्स ऑफ y लेग बिहाइंड द इनपुट बाय मींस phi इक्वल टू -45 गिवन है। y लेग बिहाइंड द इनपुट बाय y। क्लियर है ये चीज? मतलब कि नेगेटिव में गिवन है यहाँ पर लेग है, अदरवाइज आप लिख सकते हो कि -phi इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपको गिवन है। और phi की टाइम में लिखना चाहो तो phi इक्वल टू -45 हो जाएगा। ये हमें गिवन है -phi इक्वल टू, बिकॉज फेस शिफ्ट ना गिवन होके हमें फेस लेग गिवन है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। देन उसके अलावा τ1 जो है वो गिवन है 1, देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? phi इक्वल टू, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए लिख सकते हैं phi, फेज शिफ्ट लिख सकते हैं। सो फेज शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए phi इक्वल टू होगा tan इनवर्स ऑफ माइनस τ1 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर मुझे फेज लेग गिवन है phi इक्वल टू -45 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ τ1 गिवन है 1 इंटू ओमेगा, हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ -45 -1 होगा, माइनस tan इनवर्स नहीं tan ऑफ, यहाँ से ये हो जाएगा tan ऑफ -45 इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो यहाँ से ये मुझे मिल गया -1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, मींस ओमेगा इज इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन ए यहाँ पर है। हमें कैलकुलेट करना था इनपुट फ्रीक्वेंसी। नाउ अब सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। फॉर द सेम इनपुट द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट z विल बी। इनपुट सेम हमारा और हमें कैलकुलेट करना है द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट। क्लियर है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट z। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें आउटपुट के लिए पूछा है तो हमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इस फंक्शन का लिखना पड़ेगा। सो दो फंक्शन जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसके लिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा G1 इंटू G2 ऑफ s, और G1 हमें इंडिविजुअली गिवन है 1 अपॉन τ1 इंटू s प्लस 1 है, एंड जो G2 है वो हमें गिवन है 1 अपॉन τ2 इंटू s प्लस 1, और एक रिलेशन गिवन है τ2 इज इक्वल टू 2 τ1, एंड लास्ट पार्ट में हमने देखा कि τ1 इक्वल टू गिवन था 1, तो τ2 हो जाएगा 2। क्लियर है? तो यहां से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिल गया 1 अपॉन τ1 इंटू s प्लस 1 इंटू 1 अपॉन τ2 इंटू s प्लस 1। तो इसके लिए मैं एम्पलीट्यूड रेशियो लिख सकता हूं। एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा इंडिविजुअल का जो एम्पलीट्यूड रेशियो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस τ1 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस τ2 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? सो इसके बाद देखिए हम कैसे एम्पलीट्यूड रेशियो लिख दिया। देन अब हमारे पास में सारी वैल्यू यहां पर है। देखिए
और ओमेगा हमने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, ओमेगा इक्वल टू 1 है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टावन यहाँ पर 1 इंटू 1 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ 2 यहाँ पर 2 है इंटू ओमेगा 1 है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से सब सोल्व करेंगे हम इसको, तो हमें मिल जाएगा ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा यहाँ पर 0.32। सो ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है? Now next देखिए क्वेश्चन नंबर 133 इस कोर्स का, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जीएस वाज asymptotic बोर्डे डायग्राम इज शोन बिलो। तो यहाँ पर देखिए बोर्डे डायग्राम हमें गिवन है, आप इसको देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड गिवन है, पर मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा, मतलब कि फर्स्ट बोर्डे प्लॉट ये गिवन है, फर्स्ट बोर्डे प्लॉट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रांसफर फंक्शन, हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन कि ये बोर्डे प्लॉट कौन से ट्रांसफर फंक्शन के लिए गिवन है। ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर गिवन है हमें, तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, गेट 2010 का ये क्वेश्चन है, आईटी रुड़की ने ये पेपर बनाया था। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे। तो हमने जब बोर्डे प्लॉट पढ़ा था, हमने देखिए हम बोर्डे प्लॉट के किस तरीके से हम ड्रॉ करते थे। फर्स्ट बोर्डे प्लॉट के लिए हम यूज करते थे देखिए एलएफए, लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट जहां पर ओमेगा टेंड्स टू 0 होता था। फिर हम यूज करते थे एचएफए, हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट जहां पे ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी होता था। तो यहां पर देखिए ओमेगा ही है, ओमेगा यहां पर 0 होगा यहाँ पर, मतलब इसके बाद में टी टेंड्स, अगर ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी लिखे तो ये एचएफए पे हमें इस तरीके का रेस्पॉन्स मिलेगा। तो हम इस फंक्शन के लिए देखें तो यहां पर ये देखने से पता लग रहा है कि ये पीडी कंट्रोलर होगा। पीडी कंट्रोलर के लिए हमको इस तरीके का रिस्पांस मिलता है, इनिशियली हमको जीरो स्लोप मिलती है, देन फाइनली हमें +1 स्लोप मिलती है। तो ये बोर्डे प्लॉट मतलब कि बोर्डे प्लॉट जो है ये पीडी कंट्रोलर का होगा। और पीडी कंट्रोलर के लिए मुझे ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा पीडी कंट्रोलर के लिए केसी इंटू टाउ डी इंटू एस प्लस 1, या फिर आप केसी इंटू 1 प्लस टाउ डी इंटू एस लिख सकते हो। तो ये ट्रांसफर फंक्शन रहने वाला है। तो इसमें मुझे गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, केसी एंड टाउ डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है मैग्नीट्यूड जो लिखा हुआ है बेसिकली ये गेन जो है इस पे ये 10 पावर 1 है, मतलब केसी इज इक्वल टू 10। केसी हमें 10 मिल गया, तो इस तरीके से तो आंसर कमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें टाउ डी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाउ डी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें पता है एक चीज कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी से एचएफए हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट पर जब चेंज होता है हमारा कर्व, मतलब ये स्लोप 0 से जब 1 होगा तो उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी मतलब जहां पर ये दोनों एसिम्पटोट बेसिकली इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, यहां पर इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे हम बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो ये बेसिकली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए कि ये गिवन है 10। तो यहां पर होता है ओमेगा इंटू टाउ इज इक्वल टू 1। ओमेगा इंटू टाउ इक्वल टू 1, इसको क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोले या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोले। देखिए ओमेगा इंटू टाउ इक्वल टू 1, यहां पर मुझे ओमेगा मिल गया, ओमेगा है 10, सो 10 इंटू टाउ, 10 इंटू टाउ इक्वल टू 1, बिकॉज देखिए यहाँ पर गिवन है ओमेगा रेडियन पर सेकंड में, ये ओमेगा इंटू टाउ गिवन नहीं है यहाँ पर हमें सिर्फ ओमेगा गिवन है रेडियन पर सेकंड में, तो आप इसको ओमेगा ही कंसीडर करोगे। तो ओमेगा हमें गिवन हो गया 10, तो यहाँ से मुझे टाउ मिल गया 1/10 मींस की 0.1। अब मुझे कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जो पीडी नॉट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, पीडी कंट्रोलर गिवन है, मुझे ये पता है, देखने से रेस्पॉन्स को पता लग गया। तो इसके लिए हमको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी कैलकुलेट किया, केसी तो गेन मतलब कि ग्राफ को देख के ही पता लग रहा है कि 10 है, देन उसके अलावा आपका जो टाउ है बेसिकली टाउ डी वो हो जाएगा 1/10.1। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ट्रांसफर फंक्शन, केसी इज 10, टाउ डी इज 0.1 इंटू एस प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, तो यह हो जाएगा s प्लस 10 मींस ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस एसिम्पटोट बॉडी एसिम्पटोट इज इक्वल टू s प्लस 10। आप देख सकते हो s प्लस 10 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इन इजी क्वेश्चन देखने पे, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो सकता है उसमें थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134 इस कोर्स का, गेट 2001 का क्वेश्चन है, एन आइडियल पीआईडी कंट्रोलर्स इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए पीआईडी कंट्रोलर गिवन है जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1 प्लस 1/0.5 इंटू एस प्लस 0.2 इंटू एस। यहां पर हमें पूछा क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड रेशियो ऑफ द कंट्रोलर इज 1। तो यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है एट विच द मैग्नीट्यूड रेशियो ऑफ द कंट्रोलर इज 1। तो मैग्नीट्यूड रेशियो क्या होता है बेसिकली एम्पलीट्यूड रेशियो अपॉन केसी, ये हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड रेशियो। तो
किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, देखिए हम लिख सकते हैं यहां पर जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, बेसिकली ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा हो गया ys अपॉन एक्सेस। तो अगर मैं यहां पर लिखूं एम्पलीट्यूड रेशियो, तो ये पीआईडी कंट्रोलर है, इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो पीआईडी कंट्रोलर के लिए देखिए हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू केसी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ टी इंटू ओमेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा। ये चीज क्लियर है यहां तक? ये इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीआईडी कंट्रोलर के लिए हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड रेशियो किस तरीके से हम लिखते हैं। नाउ अब हम इसमें पुट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड रेशियो। तो मैग्नीट्यूड रेशियो मेरा हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो अपॉन केसी इज द मैग्नीट्यूड रेशियो इक्वल टू गिवन है 1। मींस यहां पर मैं ये केसी को यहां पर लिख देता हूं, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड रेशियो हो गया। तो इस मैग्नीट्यूड रेशियो को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 1। सो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ डी इंटू ओमेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा होल, इसका होल स्क्वायर आएगा यहां पर। नाउ अब इस क्वेश्चन में देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, ये मेरा टाउ वाई हो गया, 1 अपॉन टाउ वाई इंटू एस होता है ट्रांसफर फंक्शन में पीआईडी कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन अगर हम लिखे तो टाउ वाई मुझे मिल गया 0.5 एंड टाउ डी जो है वो मिल गया मुझे 0.2। तो ये यहाँ पर टाउ डी है एंड यहाँ पर ये टाउ वाई है। ना ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो एक ही अननोन मेरे पास रहेगा ओमेगा। तो इसमें देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, तो मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन 1 प्लस टाउ डी इंटू ओमेगा माइनस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। ना ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा यहाँ पे टाउ डी इंटू ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा। तो यहां से मुझे मिल गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन टाउ डी इंटू टाउ वाई। मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टाउ डी इंटू टाउ वाई। तो टाउ डी इंटू टाउ वाई क्या था हमारा, टाउ डी 0.2 एंड टाउ वाई 0.5। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू, बाकी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इसी तरीके से गिवन, आपको यहाँ पर सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 इंटू 0.5, ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135 इस कोर्स का गेट 1998 का क्वेश्चन है। ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद अ टाइम कांस्टेंट ऑफ 1 मिनट इज सब्जेक्टेड टू ए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस एट एन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 रेडियन पर मिनट। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। द फेज शिफ्ट हमें कैलकुलेट करना है, फेज शिफ्ट 5। ओके, फेज लेग हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर फेज शिफ्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, 45 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 45। नाउ अब देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद अ टाइम कांस्टेंट, तो हमारे लिए यहाँ पर सिस्टम गिवन है केवल फर्स्ट ऑर्डर। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं लिखूं तो इसका हो जाएगा केसी अपॉन 1 प्लस टाउ पी इंटू एस, या फिर टाउ पी इंटू एस प्लस 1 लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम फेज शिफ्ट लिख सकते हैं यहाँ पर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ पी इंटू ओमेगा। तो यहां पर देखिए ये जो टाउ पी है बेसिकली क्वेश्चन में ये गिवन है द टाइम कांस्टेंट ऑफ 1 मिनट। टाउ पी इज इक्वल टू 1 मिनट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो यहां पर हो जाएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 इंटू 1। तो यहां से मुझे मिल गया फाई इक्वल टू, ये माइनस का साइन जो है इसको ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स 1 होता है 45 पे। सो 45 जो एंगल है उसमें हमारा जो 10 है tan 45 1 होता है। तो यहां से मुझे मिल गया फाई इक्वल टू माइनस 45। देखिए अब ये फेज शिफ्ट पूछा था मैं, तो ये फेज शिफ्ट ही है फाई इक्वल टू माइनस 45। अगर यहाँ पर फेज लेग पूछा जाता तो फेज लेग के केस में माइनस 5 कमेंट करते तो माइनस 5 हो जाता है यहाँ पे 45, तो उस केस में आपका आंसर होता 45। लेकिन यहाँ पर फेज शिफ्ट पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है एग्जाम में कि हमें फेज लेग पूछा है, फेज शिफ्ट पूछा है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गेट 2000 का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के गेट में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होता है। देखिए गेट 2000 में आया था ये क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गिवन है, देखिए द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस इज अनबाउंडेड। पहले आप यहाँ पर एक बार रीड कर लीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। The phase leg of a pure time delay system decrease with increasing in frequency. The amplitude ratio of a pure capacity is inversely proportional to the frequency, and the amplitude ratio of a pure time delay system is increased with frequency. So यहाँ पर देखिए 1 by 1 आपको स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। Now अब देखिए पहले मैं चेक करता हूँ स्टेटमेंट ए को, द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ए प्योर कैपेसिटी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस इज अनबाउंडेड। तो हम प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस की अगर बात करें, प्योर कैपेसिटी प्रोसेस, तो इसके लिए हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू केपी अपॉन ओमेगा
एंड इसके लिए अगर फेज शिफ्ट लिखे तो फेज शिफ्ट होता है -90। मतलब फेज शिफ्ट को देख के आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये सिस्टम हमेशा बाउंडेड रहेगा। तो बाउंडेड द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ए प्योर, और ऑलरेडी मैंने बताया था जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करता है तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमेशा हमें बाउंडेड नेचर देता है। अनबाउंडेड की अगर बात करूं तो रैंप फंक्शन जो होता है वो अनबाउंडेड हमें देता है। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स गिवन है फॉर ए प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस, तो यहां से हमें आउटपुट जो है वो बाउंडेड मिलेगा। तो यहां पर तो अनबाउंडेड गिवन है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट बी देखिए, द फेज लेग ऑफ ए प्योर टाइम डिले। अब यहां पर इंपोर्टेंट वर्ड क्या आ गया, प्योर टाइम डिले सिस्टम। तो टाइम डिले सिस्टम के लिए हमें पता है प्योर टाइम डिले मतलब कि इसके साथ कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कुछ भी नहीं है, प्योर टाइम डिले सिस्टम है ये। सो प्योर टाइम डिले प्रोसेस की अगर हम बात करूं तो उसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाता है 1, और इसके लिए फाई की बात करूं तो फाई होता है यहाँ पर फेज शिफ्ट माइनस टाउ इंटू ओमेगा। क्लियर है, यहाँ पर टाउ डी हम लिखते हैं इसको, टाउ डी, स्मॉल टाउ डी डेट टाइम सिस्टम के लिए, जहां पर हम अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखे तो ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस लिखते हैं। तो यहां से मुझे मिल गया एम्पलीट्यूड रेशियो इज 1 एंड फाई इज इक्वल टू माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। मींस यहां पर ये फेज शिफ्ट हुआ। अगर इसको मैं लिखूं कि ये फेज लेग होता तो फेज लेग के लिए मैं कैसे लिखता, -5। तो -5 अगर लिखता तो ये हो जाता टाउ डी इंटू ओमेगा। तो फेज लेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा वैसे वैसे फेज लेग इंक्रीज होगा। अगर फेज शिफ्ट की बात करूं तो डिक्रीज होता, बिकॉज फाई इक्वल टू माइनस ऑफ फाई जो है वो प्रोपोर्शनल होता माइनस ऑफ ओमेगा के। लेकिन फेज लेग पूछा है तो फेज लेग ओमेगा इंक्रीज करने पे फेज लेग इंक्रीज होगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर हमें गिवन है द प्योर टाइम डिले सिस्टम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द फ्रीक्वेंसी, मतलब फेज लेग डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये तो इनकरेक्ट हो गया। नाउ ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में हमें गिवन है द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ अ प्योर कैपेसिटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो द एम्पलीट्यूड रेशियो, ऑप्शन सी हमें लिखते हैं यहाँ पर हम, ऑप्शन सी द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ अ प्योर कैपेसिटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, थर्ड स्टेटमेंट हो गया प्योर कैपेसिटी प्रोसेस। अगेन जो स्टेटमेंट 1 गिवन था वही हो गया यहाँ पर स्टेटमेंट 3, लेकिन यहाँ पर कुछ और कंडीशन गिवन है। प्योर कैपेसिटी प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू केपी अपॉन ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक? एंड अगर फाई की बात करूं तो -90 हम लिखते हैं। तो यहां से देखिए हम कमेंट कर सकते हैं, इसमें पूछा था एम्पलीट्यूड रेशियो of a pure capacitive process is inversely proportional to frequency, is inversely proportional to frequency। तो करेक्ट है ये चीज, यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं, देखिए एम्पलीट्यूड रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये चीज हमें क्लियर मिल रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है अभी तक ना। ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लेते हैं, फाइनल स्टेटमेंट द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ अ प्योर टाइम डिले सिस्टम। तो प्योर टाइम डिले सिस्टम अभी हमने देखा, ऑप्शन जो बी था उसके लिए हमने देखा कि टाइम डिले रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो होता है 1, एंड अगर उसके लिए हम फेज शिफ्ट लेके तो वो होता है माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, और ऑप्शन डी में गिवन है एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ प्योर टाइम डिले सिस्टम इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। तो इंक्रीज तो करता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। सो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, तो स्टेटमेंट डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज एम्पलीट्यूड रेशियो नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी फॉर ए प्योर टाइम डिले रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137 इस कोर्स का, गेट 2000 का क्वेश्चन है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए यूनिटी गेन। यूनिटी गेन मतलब फॉर अ टाइम कांस्टेंट ऑफ यूनिटी गेन मतलब कि यहां पर हमें केपी जो है प्रोसेस के लिए वो गिवन है 1। द फर्स्ट ऑर्डर प्लस टाइम डिले प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन में इसलिए हमें देखिए प्योर टाइम डिले प्रोसेस गिवन था, मतलब नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ हम टाइम डिले प्रोसेस यूज करते हैं अगर सिस्टम में गिवन रहता है तो इसलिए वहां पर गिवन था प्योर टाइम डिले प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑर्डर प्लस टाइम डिले प्रोसेस इज 5 मिनट इफ द फेज लेग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.2 मिनट इज 60। तो यहाँ पर -5 इज इक्वल टू 60 गिवन है, अगर 5 यूज करूं तो वो -60 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको फेज लेग एंड फेज शिफ्ट समझ आना चाहिए। देन उसके अलावा फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.2 रेडियन पर मिनट। द डेट टाइम, तो डेट टाइम मतलब हो गया टाइम फर्स्ट ऑर्डर प्लस, तो टाइम टाउ डी हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम के लिए ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा केपी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। तो एक बार फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन केपी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्लस टाइम डिले सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन। ना उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहली लाइन में गिवन है टाइम डिले, तो टाउ पी टाइम डिले होता है सिस्टम के लिए 5 मिनट गिवन है। देन उसके बाद में गेन गिवन है केपी इक्वल टू 1 मिनट।
यूनिटी गेन मतलब 1 गिवन है। देन उसके बाद में टाउ डी जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और फेज लेग 5 गिवन है, माइनस ऑफ 5 गिवन है 60 डिग्री, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 60 डिग्री ना। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं लिख सकता हूँ फेज शिफ्ट, टाउ डी कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं लिख देता हूँ फेज शिफ्ट, तो फेज शिफ्ट हो जाएगा मेरा फेज शिफ्ट फाई इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, देन उसके बाद में डेटा टाइम, तो इसके लिए हो जाता है tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ पी इंटू ओमेगा माइनस ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिवाइड बाई पाई से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो फाई जो है वो माइनस 60 पुट करूंगा, ना कि 60 पुट करूंगा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर टाउ डी आएगा, यहाँ पे ये टाउ पी आएगा प्रोसेस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए, डेट टाइम के लिए ये। सो tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ पी तो हमें गिवन है 5, देन ओमेगा भी गिवन है हमको क्वेश्चन में, ओके, रेडियन ओमेगा गिवन हमको 0.2। सो 0.2 यहाँ पर पुट कर सकता हूं मैं, माइनस ऑफ टाउ डी कैलकुलेट करना है 0.2 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए माइनस 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 180 जब एंगल की बात आती है तो ये 180 हो जाता है, देन ये पाई की बात आ जाती है तो यहां पर ये क्या हो जाता है 22.7। क्लियर है ना। तो यहां पर देखिए पाई 60 डिग्री मतलब कि माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम इसको सोल्व करें अगर, ये बिकॉज एंगल में, ये चीज आपको क्लियर याद रखनी है। माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया मेरा tan इनवर्स ऑफ 1, ये हो गया मेरा 1 tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस नॉट प्लस माइनस का साइन है उसके बाद भी, तो ये 180 को हम यहाँ पर 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 18 into 36 हो गया यहाँ पे। सो 36 इंटू टाउ डी, डिनोमिनेटर में यहाँ पर पाई गिवन है, तो यहाँ पर ये सेपरेट रखिए इस चीज को आप, ये मैंने एंगल के लिए लिखा है और ये मैंने यहाँ पर देखिए डिवाइड में जो है ये रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में, इसलिए मैंने यूज किया है। सो यहाँ पर ये इसको नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे, तो ये tan इनवर्स 1 कहां पे होता है 45 पे, तो 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं पाई बाई 4। सो माइनस का साइन है, माइनस का साइन बाहर आएगा, और 45, तो 45 को मैं पुट कर रहा हूं पाई बाई 4, और लेफ्ट साइड में माइनस पाई बाई 3 गिवन है, माइनस ऑफ 36 इंटू टाउ डी डिवाइड बाई पाई। तो यहां से मुझे इसको सोल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा माइनस पाई बाई 3, ये इधर पाई बाई 3 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां से मुझे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में माइनस पाई बाई 12 इक्वल टू माइनस 36 टाउ डी अपॉन पाई। तो अल्टीमेटली मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, टाउ डी इज इक्वल टू, अब यहां पर आप देख सकते हो, इसको आप 180 पुट कर दीजिए अभी, तो 180 जब पुट करोगे तो 180 डिवाइड बाई 12 ये समथिंग हमको मिलने वाला है, ओके माइनस 15 ये मिलेगा, तो ये यहां से मुझे मिल गया माइनस 50 इक्वल टू माइनस 36 टाउ डी अपॉन पाई। ये पाई को देखिए ये एंगल नहीं था, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा टाउ डी इक्वल टू माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, टाउ डी इक्वल टू मिल गया मुझे 15 इंटू पाई अपॉन 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो यहां से मुझे मिल गया टाउ डी इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12। तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 5 पाई बाई 12, तो ऑप्शन ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138 इस कोर्स का, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है डिटरमाइन द मैक्सिमम गेन फॉर द स्टेबल ऑपरेशन। मैक्सिमम गेन मतलब केसी की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है जहां पर हमारा सिस्टम स्टेबल हो, द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और उसके रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन है 1992 का, गेट 1992 का। यहाँ पर हमको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, देखिए इस ब्लॉक डायग्राम से इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना है। सो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में देखिए केसी है, मतलब कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गिवन है, उसके बाद में प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है, देन उसके बाद में यहाँ पर गिवन है देखिए 1/24 डिवाइड बाई s प्लस 1 इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये गिवन है ट्रांसफर फंक्शन एक और। तो इस सिस्टम को हम देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ये हो सकता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए, और ये हमें प्रोसेस के लिए गिवन हो ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का यूज करने वाले हैं। तो बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम लिखते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर केसी मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन s प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय
1/24 डिवाइड बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 इंटू के सी अपॉन एस प्लस वन का होल क्यूब आ जाएगा ये। ओके, ये हो गया 1/8 इज 0.125 इंटू के सी और रिमेनिंग टाइम जो है के सी अपॉन एस प्लस वन का होल क्यूब। ना इसके बाद देखिए यहाँ पर फेस लेग हम लिखते हैं सिस्टम के लिए, सॉरी नॉट फेस लेग, फेस शिफ्ट आप बोलोगे इसको, फेस शिफ्ट हम लिखते हैं फाई इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए न्यूमरेटर में जो प्रोसेस गिवन होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम फेस शिफ्ट लिखते हैं तो वो एम्पलीट्यूड रेशो में आता है। तो डिनोमिनेटर में 1/s प्लस 1 की पावर क्यूब है, मतलब जब पावर 3 है तो उसको डायरेक्टली हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, यहाँ पर देखिए 1 इंटू एस है, टाउ की जो वैल्यू अगर देखिए हम तो 1 है, सो tan इनवर्स ऑफ -1 इंटू ओमेगा, ये मुझे फेस शिफ्ट मिल गया यहाँ पर। तो फेस शिफ्ट में देखिए हम पुट कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू -180, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो -180 इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ -1 इंटू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से मुझे मिल गया -60 इंटू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये माइनस माइनस साइन हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज tan इनवर्स से बाहर आ जाएगा ये साइन। तो tan 60 जो है वो होता है √3, तो √3 इक्वल टू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, मींस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.732। करेक्ट है ये चीज, ये हो गया रेडियन पर मिनट 1.73, मींस कि सेकंड ऑप्शन जो था यहां पर इसका हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। पहले हमने सेकंड पार्ट सोल्व कर लिया ना। अब इसके रिस्पेक्टिव हम देखिए सिस्टम देखेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर स्टेबल सिस्टम एम्पलीट्यूड रेशियो शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 1 एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड रेशियो हमें ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 0.125 इंटू के सी अपॉन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, देन उसकी पावर 3 है, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का होल क्यूब कर देता हूं मैं यहाँ पर। सो 1 प्लस टाउ यहाँ पर है 1 इंटू ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। ये क्रॉसओवर क्यों लिखा? बिकॉज इसको इक्वल टू मैं यहाँ पर और लेस देन 1 करने वाला हूं यहाँ पर, लेस देन 1 एंड इक्वल टू। तो जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1.732, वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो 0.125 इंटू के सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 1.7। यार इसको पता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ये हमने जब सोल्व किया था तो ये हमें मिला था √3। तो कैलकुलेशन पार्ट को आप थोड़ा इजी कर सकते हो। देखिए √3 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, देन 3 प्लस 1 4, देन 4 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो अगेन आपको मिल जाएगा 2, देन 2 का आप क्यूब करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 का क्यूब 8। सो 0.125 इंटू के सी अपॉन 8 हमें मिल गया, इक्वल लेस देन इक्वल टू 1। और ये मुझे पता है ये क्या था, बेसिकली 1/8 को हम लिखते हैं 0.125, तो इसको मैं डायरेक्टली अगेन वापस 1/8 लिख सकता हूं। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इज लेस देन 1, सो के सी इज लेस देन इक्वल टू 64। मतलब विदाउट केएलसी आप सोल्व कर सकते हो। ऑनलाइन कैलकुलेटर जब से आया तब से प्रॉब्लम जो है उसमें कैलकुलेशन पार्ट काफी मिनिमाइज कर दिया गेट वालों ने ना, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे ही सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में कहीं भी केएलसी की जरूरत नहीं पड़ी। मींस केसी इज लेस देन 64। अगर केसी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करूं मैं, जहां पर सिस्टम स्टेबल है, तो वहां पर केसी इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 होता, तो उस केस में यहाँ पर इक्वलिटी वाला साइन आता, तो केसी इक्वल टू 64 मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यही ना, सिस्टम स्टेबल है फॉर लेस देन 60, केसी की वैल्यू के लिए लेस देन 64 एंड इक्वल टू 64, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 64। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 64 है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है, फिल करना था हमें आंसर। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का इक्वेशन था। ओके क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139। ए कंट्रोल सिस्टम इज शोन बिलो। यहाँ पर हमें ब्लॉक डायग्राम गिवन है। इस ब्लॉक डायग्राम को देख के आप पता कर सकते हो कि इसमें कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है, कौन सा प्रोसेस है। Kc इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एस, टावा इंटू एस होता है। तो ये मुझे हो गया पीआई कंट्रोलर गिवन। यहाँ पर कैसे पता लगाया मैंने, मुझे पता 1 प्लस 1 अपॉन टावा इंटू एस होता है। सो टावा यहाँ पर हो सकता है 1/2 हो, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा पीआई कंट्रोल। उसके बाद में ये जीपी प्रोसेस गिवन है सेकंड ऑर्डर का यूजिंग द राउथ टेस्ट। देखिए राउथ टेस्ट का इक्वेशन मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, जिससे आप कंपेयर मतलब डिफरेंस बेसिकली चेक कर सको कि बार बार हम यहाँ पर बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। अगर साथ में राउथ टेस्ट अगर गिवन है तो क्या उससे भी हम क्वेश्चन को फिर से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमको सब क्वेश्चन मिक्स करने होते हैं। Now, so using the Raoult test, determine the value of Kc at which the system just becomes unstable. Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहां पर हमारा सिस्टम
जस्ट बिकम अनस्टेबल हो, मतलब कि ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी, जहां पर एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 हो, अगर हम बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से सोल्व करते हैं। अगर राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से सोल्व करें तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम राउथ एरे लिखते हैं। राउथ एरे में जो फर्स्ट कॉलम होता है उसके सारे कंपोनेंट पॉजिटिव होने चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होने चाहिए। क्लियर है, मतलब नेगेटिव नहीं रहने चाहिए, बस वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे हम कैलकुलेट करेंगे सिस्टम के लिए केसी की वैल्यू। तो देखिए जब राउथ टेस्ट की बात आती है तो हम अगेन क्या लिखते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम के लिए हो जाएगा g ऑफ ओपन लूप इक्वल टू kc इंटू 1 प्लस 2 बाई एस इंटू 1 अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। यहां पर मैं उसके बाद में लिखूंगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है 1 प्लस जी ओपन लूप 1 प्लस जी ओपन लूप इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 1 ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के सी इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से एलसीएम लेंगे तो हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलने वाली है 2 इंटू एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर 1 प्लस के सी इंटू एस प्लस 2 इंटू के सी इज इक्वल टू 0। ये मुझे मिल गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से देखिए हम लिख सकते हैं राउथ एरे, यहाँ पर ये मेरा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन देखिए 2 इंटू एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस के सी इंटू एस प्लस 2 इंटू के सी इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ राउथ टेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे राउथ एरे। तो राउथ एरे लिखने के लिए देखिए कैसे लिखते हैं राउथ एरे, 2 देन 1, ये यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होगा, 2 इंटू 1 प्लस के सी, देन उसके बाद में 2 के सी, देन उसके बाद नेक्स्ट 0 0। तो यहाँ पर b1 b2 आएगा, b2 तो 0 आने वाला देखिए बिकॉज यहाँ 0 0 है, देन उसके बाद में c1 देन c2 तो लिखने का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है बिकॉज अगेन वो भी 0 आएगा, तो यहाँ पर ये 0। सो हमें कैलकुलेट करना b1 एंड c1। देखिए n इक्वल टू 3 है, टोटल रो की अगर बात करूं तो n प्लस 1 आता है, मतलब कि फोर्थ रो इसमें रहने वाली, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई। देन उसके बाद में कॉलम, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव रहने चाहिए इसके सारे कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b1, देखिए b1 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, b1 इज 1 इंटू 1 प्लस के सी माइनस ऑफ 2 इंटू 2 के सी, तो ये 4 के सी हो जाएगा डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से मुझे मिल गया b1 इक्वल टू 1 माइनस 3 के सी, 1 माइनस 3 के सी, एंड यहाँ से c1 अगर लिखे हम तो c1 हो जाएगा हमारा b1 इंटू 2 के सी माइनस ऑफ 1 इंटू 0, तो 0 आएगा डिवाइड बाई b1, तो b1 से b1 कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 2 के सी। सो c1 इज इक्वल टू 2 के सी एंड b1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 kc। तो यहाँ पर देखिए kc की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये तो यहाँ पर 0 मतलब 0 से ग्रेटर देन ही रहेगा, या फिर यहाँ से लिखते भी हो तो आपको ये मिलेगा kc इज ग्रेटर देन 0। लेकिन b1, अब b1 के लिए हम लिखते हैं, देखिए b1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 kc इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, एंड ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में तो डेफिनेटली स्टेबल होगा। सो b1 इज b1 इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू kc इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा kc is less than and equal to 1 by 3, greater than 0 है and less than 1 by 3 है। यहाँ से मुझे ये रिलेशन मिल गया। तो अब हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में kc की वैल्यू जिस पे हमारा सिस्टम जस्ट स्टेबल हो, तो जस्ट स्टेबल के लिए इक्वल टू 0 वाली कंडीशन होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा kc is equal to 1 by 3। तो 1 by 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन में ऑप्शन यहाँ पर फिल नहीं करना था। ओके, यहाँ पर हमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, 1 by 3 इसका करेक्ट आंसर फिल करना था। क्लियर है? इस वैल्यू पे यह होगा जस्ट सिस्टम जस्ट बिकम अनस्टेबल बोल सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन के लिए क्या पूछा था, जस्ट बिकम अनस्टेबल, मतलब इस पॉइंट पर सिस्टम हमारा जो ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी बोलते हैं उस पर हमारा सिस्टम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इसके आगे कुछ भी आप इसमें 0.0001 भी ऐड करोगे तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। क्लियर है चीज? तो सिर्फ लैंग्वेज का ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पर ये ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी पूछा होता तो भी हम लोग केसी के लिए इस तरीके से यही वैल्यू कमेंट करते हैं। ओके, नाउ ये था इसका, हाँ इसका लास्ट क्वेश्चन था इस लेसन का ये हमारा। सो यहाँ पर देखिए मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए
जो भी मतलब पीछे रह गए थे, राउत एरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने देखे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के भी कुछ क्वेश्चन हमने देखे, और बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के तो काफी सारे क्वेश्चन हमने इस लेसन में कवर किए। तो इसके साथ ही मेरा जो टॉपिक था बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, जिसको मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, जिसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा। पहले फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमने देखा 3 चैप्टर में, देन उसके बाद नेक्स्ट 3 चैप्टर में हमने बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखा। तो टोटल 6 चैप्टर यहाँ पर मैंने इस पे अपलोड किए हैं, कंप्लीट इसको कवर किया है, सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स मैंने इस पे सोल्व किए हैं। अभी तक अगर बात करूं पीडीसी के इस कोर्स की, तो इसमें टोटल अभी मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 139। तो 139 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कर चुके हैं अभी तक, और इस क्वेश्चन में ये कुछ न्यूमेरिकल और मोस्टली उसमें गेट के क्वेश्चन भी है। ओके, तो 139 क्वेश्चन अभी तक हम सोल्व कर चुके हैं। और अब देखिए हमारा लास्ट रिमेनिंग कौन कौन से टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जिगलर निकोलस कंट्रोलर सेटिंग्स, जिसे हम जेडन सेटिंग्स भी बोलते हैं। तो इस पर बेस भी क्वेश्चन कभी कभी गेट से रहता है, इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंट्रोलर ट्यूनिंग। कंट्रोलर ट्यूनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, उसको मैंने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को कवर किया है स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था, लेकिन फिर से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो एस कर्व की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम वाला जो सिस्टम होता है, उसमें कंट्रोलर ट्यूनिंग थोड़ा सा यूज होता है, तो इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद में फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पर सफिशिएंट 3 बार अभी तक 3 क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चन जो वो लेटेस्ट है, मतलब 2005-6 के बाद ही वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद में कैस्केड कंट्रोल। कैस्केड कंट्रोल से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी रहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है ना, उसमें आपको चूज करना होता है कि आप कितने मेजरिंग एलिमेंट है, कितने सिस्टम इसमें यहाँ पर मेजरिंग लूप होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देन 2 टैंक आपको दे दिया, उसमें कौन सा कंट्रोलर कैसे बिहेव करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं कैस्केड कंट्रोल से। देन उसके बाद में इनवर्स रेस्पॉन्स। इनवर्स रेस्पॉन्स भी हम डिस्कस करेंगे, जिनके लिए इनिशियली जो आउटपुट होता है बेसिकली रेस्पॉन्स, वो नेगेटिव शो होता है, देन उसके बाद अल्टीमेटली पॉजिटिव हमें मिलता है, वो उसे हम बोलते हैं इनवर्स रेस्पॉन्स, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कंट्रोल वॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि कंट्रोल वॉल से हर साल पूछा जाता है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। सो कंट्रोल वॉल वाले इस लेसन में हम इंस्ट्रूमेंट पे भी एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जो भी रिमेनिंग टॉपिक रह जाएंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट से, जैसे स्पान पे टॉपिक एक क्वेश्चन पूछा गया है गेट में। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रोसेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, किस पैरामीटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट वाला लेसन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 to 7 लेसन मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ इस पीडीसी कोर्स में। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर ये 39 लेसन यहाँ पर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मोस्टली जो कोर्स है पीडीसी का वो हमने कवर कर लिया है, और नेक्स्ट 5-6 डेज में हम लोग ये 38 नंबर लेसन है इस कोर्स का, है ना। सो 38 लेसन्स में मैं अगर बात करूं कि मेरा जो कोर्स है प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल का, वो ऑलमोस्ट 85% कंप्लीट हो गया है। अभी जो भी लेसन है वो देखिए उसमें एक एक चैप्टर लगने वाला है, आराम से मैं एक एक चैप्टर में इन सब लेसन्स को कवर कर लूंगा। तो मोर देन 85% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है इस कोर्स का, और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा विद इन 1 वीक। ओके गाइस, तो आप इस कोर्स को कंटिन्यू देखते रहिए इसी तरीके से, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। देखिए मेरा वेबसाइट है kmkacademy.com, जो मैंने स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए लेकर आ रहा हूँ मैं इस बार। तो यहाँ पर जो क्वेरी का फॉर्म है उसमें आप जाके अपनी क्वेरी फिल कर सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा हम स्टार्ट करें इस चैनल पे। देन उसके अलावा आपको अगर मेरा स्टडी मटेरियल मतलब कि मेरे हैंड रिटन जो नोट्स है, ओके, अगर वो आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स, तो उसके लिए आप वहां पर आपको मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप उस सब्जेक्ट का ओनली बाय कर सकते हो, अदरवाइज मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ बल्क में, तो आपको डिस्काउंट भी थोड़ा मिलेगा। तो इस तरीके से आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो, जिससे आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के बारे में वहां पर मैं डिटेल में नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस में मैंने वो नोट्स कंप्लीट कवर किए। देन उसके बाद में कंप्लीट टॉपिक में मेंशन कर दूंगा वहां पे। उसके अलावा देखिए नंबर ऑफ पेजेस, देन उसके बाद में टॉपिक्स, देन उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने उस पर्टिकुलर नोट्स में आपको मिलेंगे। जैसे ये अगर मैं बात करूं पीडीसी के कोर्स में, तो इसमें ऑलरेडी 139 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो मोर देन आप कंसीडर करके चलिए कि मोर देन 150 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर
आप नोट्स चाहते हो तो उस केस में आप कैमकेट एकेडमी पे जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसका उस अकॉर्डिंग मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें काम चल रहा है। टेस्ट सीरीज मेरा पर्पज यहाँ पर मेन लाना, देन उसके बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं अभी जो स्टडी मटेरियल है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वो भी प्रोवाइड करूँ। बिकॉज देखिए गाइस, अगर आप सोचते हो कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन मटेरियल होता है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, अगर वो लेके आप सोचते हो ग्रेड प्रिपरेशन कर पाओगे तो इम्पॉसिबल है। बिकॉज वो कॉपी पेस्ट मटेरियल होता है, इधर उधर से आप उसको पढ़ के कभी रैंक नहीं ला पाओगे। आपको एक इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिससे आपकी रैंक अच्छी आ सके, आपका टाइम जिससे सेव हो सके। जैसे इसी कोर्स की बात करूं मैं अगर प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल की, तो आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है मेरे कोर्स में, और जिसके लिए आपको बुक फॉलो करनी पड़े या फिर आपको सोर्स ढूंढने पड़े। बिकॉज स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं उसमें उनको एक मतलब स्पेशल अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो वो लोग इधर उधर से बस कॉपी पेस्ट डाटा मतलब कि जो मटेरियल वो मांगते रहते हैं सबसे कि मुझे इसका भेज दो। तो सब मटेरियल कहीं से भी आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके मटेरियल सिर्फ आप कॉपी करते रहते हो कि मैं उस कोचिंग का ले लूं, उस कोचिंग का ले लूं, तो उससे रैंक नहीं आती है गाइस। सिंपल एक नोट्स फॉलो कीजिए और उस ऐसे नोट्स को फॉलो कीजिए जिसमें हर एक टॉपिक इंक्लूड हो। तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो मेरा नोट्स है उसको बाय करके देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बाकी सारे जो कोर्सेज है उनके नोट्स भी किस तरीके के रहेंगे, किस लेवल के रहेंगे। ओके गाइस, तो ये बातें हम सब यहाँ पर आगे करते रहेंगे। इसके साथ ही जो मेरे वीडियोस है कैमकेट एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल, इस पे आपको फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे, और जितने भी मेरे वीडियोस है वो आपको फ्री मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद में मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा वो आपका उसके लिए मैं पेमेंट रखने वाला हूँ या फिर वेबसाइट पे अपलोड करूंगा पेमेंट के साथ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वेबसाइट पे आपको ये जो नोट्स है सब्जेक्ट वाइज वहां पर मैं मेंशन कर दूंगा। अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपको चेक करना है तो डायरेक्टली उस टॉपिक का वीडियो आप चेक कर सकते हो वहां जाके, तो ये बेनिफिट आपको वहां पर एक मिलेगा। उसके अलावा मैं स्टडी मटेरियल आपको बहुत ही लो कॉस्ट में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने खुद बनाए हैं। काफी टाइम मैंने एक एक सब्जेक्ट को दिया है, मोर देन 2 मंथ एक एक सब्जेक्ट को मेरे को लगा ये मटेरियल बनाने में, और 3 to 4 बुक्स मैंने फॉलो की है। कौन से क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, बिकॉज देखिए एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है ना। तो जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे कि कहां से मेरे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जब तक आप एनालाइज करके नहीं स्टडी करोगे तो आप मतलब कि अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे। एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको मेहनत जो करते हो उसके साथ में आपको स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब देखिए मैं बताता हूं आपको, लाइक कोई एक स्टूडेंट है जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ, उसने मास ट्रांसफर स्टार्ट किया, उसको पता ही नहीं, बस मास ट्रांसफर पढ़ते जा रहा है कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। उसने क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ लिया, उसने कूलिंग टावर भी पढ़ लिया, देन उसने आपका लीचिंग टॉपिक भी पढ़ लिया। इस तरीके से वो सब पढ़ लेता है, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं तो आपको कूलिंग टावर, लीचिंग, क्रिस्टलाइजेशन ये तीनों टॉपिक 0% इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछे गए, 90s में वो क्वेश्चन पूछे गए, अभी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, कोर्स में भी नहीं है। तो उन टॉपिक्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ये इसे बोलते हैं एनालिसिस, कि कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो 1-2 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं। क्लियर गाइस? कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर की बात करूं तो फिंस जो टॉपिक है मेरा, हीट ट्रांसफर में अगर हम बात करें तो फिंस की गेट में नहीं है, बिकॉज सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एनालाइज करना है पैटर्न। क्वेश्चन अभी 2020 में, ये 2020 में क्वेश्चन फिंस से इतना सिंपल सा पूछा गया था, है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे कोर्स में मैंने फिंस को भी इंक्लूड किया, इतना सा इंक्लूड किया जितना सा केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब टॉपिक आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। ओके गाइस, so thank you for watching my video. If any question and query then please comment in comment section and please don't forget to subscribe my channel कैमकेट एकेडमी, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते रहिए, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ती है। ओके गाइस, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में जिगलर निकोलस सेटिंग्स।